बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज का टॉपिक है लेविस एसिड, लेविस बेस और बफर सॉल्यूशन। ये दो आज कवर करते हैं। लेविस एसिड और लेविस बेस के बारे में एक नया कॉन्सेप्ट है एसिड को डिफ़ाइन करने के लिए। आपने एसिड को कई तरीक़ों से डिफ़ाइन किया था, उसमें से सबसे बेस्ट क्या था? जो प्रोटॉन देता है एसिड है, जो लेता है बेस है। आज आपको एक एसिड और बेस का एक नया डेफिनेशन देंगे जिसमें प्रोटॉन का जिक्र नहीं है। इसमें प्रोटॉन से आप एसिड को नहीं पहचानेंगे, प्रोटॉन देने लेने से नहीं। ये जो लेविस है, लेविस ने इलेक्ट्रॉन पेयर से एसिड और बेस को डिफाइन किया था। किस चीज से डिफाइन किया था? इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ। इलेक्ट्रॉन पेयर। उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको बेस कहा जाएगा। डोनेट, उसको क्या नाम दिया जाएगा? बेस। और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको क्या नाम दिया जाएगा? एसिड का नाम दिया जाएगा। व्हाट इज एसिड? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज कॉल्ड बेस। ये एक नया डेफिनेशन, इसमें हम आपको कुछ एग्जांपल बताएंगे। अब इसमें एक एग्जांपल तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। किस चीज का एग्जांपल है? ये OH का एग्जांपल है। OH में जो ऑक्सीजन है, इस पर एक नहीं दो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। ये जो मैं दो डॉट्स लिख रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। होता क्या है कि जब आप OH को H प्लस के साथ कांटेक्ट में ले आते हैं, व्हाट हैपन्स? ये जो OH है, ये ऑक्सीजन का अपना लोन पेयर ये किसके हवाले कर देता है? हाइड्रोजन आयन के हवाले कर देता है। हाइड्रोजन आयन ने क्या किया? एक्सेप्ट किया। किस चीज को एक्सेप्ट किया? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया। इलेक्ट्रॉन पेयर को उसने एक्सेप्ट किया, लिहाजा ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको उन्होंने नाम दिया हुआ है, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको उन्होंने कि ये एसिड है हमारे पास। लेकिन ये जो OH है, इसने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिया था, इसका नाम क्या है? बेस है। क्योंकि इसने क्या डोनेट किया हुआ है? इसने डोनेट किया हुआ है इलेक्ट्रॉन के जोड़े को। तो जो ले रहा है वो एसिड कंसीडर किया जाएगा, जो दे रहा है वो बेस है। ये एक एग्जांपल था। दूसरा बड़ा प्यारा एग्जांपल है, उसमें स्टूडेंट्स के माइंड में एक कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो जाएगी कि यार मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर किसी एसिड में H नहीं है तो मैं कैसे उसको डिफाइन करूँगा कि ये बेस है या एसिड है? क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स सिर्फ देखते प्रोटॉन जा रहा है कि आ रहा है। ठीक है, HCl को आपने कैसे पहचाना कि HCl एक एसिड है? HCl को हमने इस तरह से पहचाना कि HCl जब आप उसको वाटर के साथ कांटेक्ट में ले आते हैं, ये अपना हाइड्रोजन को क्या कर लेते हैं? ये इसको रिलीज कर लेता है और Cl अकेला हो जाता है। तो इससे अंदाजा हुआ था कि HCl एक एसिड है। लेकिन अब मैं आपको सामने कुछ ऐसे कंपाउंड रखूंगा जिसको आप एज सच डायरेक्ट अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल इज NH3 एंड BF3। NH3 प्लस बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3। ये क्या नाम है इसका? बोरोन ट्राइफ्लोराइड और NH3। लगता ऐसा है कि NH3 के पास हाइड्रोजन है तो ये अपना हाइड्रोजन देगा। लुक लाइक इट विल एक्ट एज अ बेस एन एसिड। लेकिन हर प्रोटॉन रखने वाला चीज आप उसको एसिड नहीं कह सकते हो। पहले तो ये कंफ्यूजन खत्म कर लेते हैं। इसके पास हाइड्रोजन है तो आप बोले ये एसिड होगा। इसके पास हाइड्रोजन है लेकिन ये एसिड नहीं है।
ये बेस है। क्यों बेस है? NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पड़ा हुआ है। ये क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन का पेयर है। इलेक्ट्रॉन का पेयर है। कहाँ पर पड़ा हुआ है? नाइट्रोजन के ऊपर एक जोड़ा पड़ा हुआ है। बॉन्ड में अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल नहीं हुआ है। और ये क्या है? BF3। BF3 में बोरोन के आसपास 3 फ्लोरीन एटम इस तरह लगे हुए हैं। अगर मैं आपको इसका इस तरह लिख दूं, बोरोन, एक F यहां लगा हुआ है, एक F यहां लगा हुआ है, एक F यहां लगा हुआ है। तो ये है क्या चीज़? BF3। अब ये जो बोरोन है ये काफ़ी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बदमाश एलिमेंट्स इसके साथ अटैच है जो उससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये बोरोन को काफ़ी सख्त तलाश है कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मिल जाए। लिहाजा ये जो जोड़ा है ना, NH3 का जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये चला जाएगा किसके पास? चला जाएगा बोरोन के पास जाएगा। यहाँ पर बोरोन के पास आ जाएगा और ज़रा देखना एक बॉन्ड भी बनेगा किस किस के दरमियान। ये है आपका बोरोन। बोरोन के आसपास पहले से आपको बताया गया था कितने फ्लोरीन है? एक फ्लोरीन इधर अटैच है, तो एक फ्लोरीन यहाँ अटैच है, तो एक फ्लोरीन इस तरफ अटैच है। सही है? और NH3 इसके पास 3 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन इस तरफ है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नाइट्रोजन से बोरोन के पास गया, तो नाइट्रोजन और बोरोन के दरमियान उसी इलेक्ट्रॉन के खर्चे पर एक बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड दरअसल ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, जो किसके पास थे? नाइट्रोजन के पास थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये किसको दे देंगे? ये बोरोन को दे देंगे। बोरोन को दे देंगे तो अब नाइट्रोजन और बोरोन के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे इसको क्या नाम है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें एक एटम मुकम्मल तौर पर गरीब है, दूसरा मुकम्मल तौर पर एक पूरा जोड़ा प्रोवाइड कर लेता है। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इसको बोलते हैं। एक एटम क्या है? मुकम्मल तौर पर गरीब है, दूसरा एटम अपना एक मुकम्मल जोड़ा उसको प्रोवाइड करता है, फिर इसके बीच जो बॉन्ड बनेगा दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अदरवाइज जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इस एटम के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, इसके एटम के पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। चलो मैं भी देता हूँ, आप भी दे दो, शराकत करते हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स बीच में शेयर हो जाएंगे, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से ताल्लुक़ रखता है, दूसरा दूसरे से ताल्लुक़ रखता है, इस तरह के बॉन्ड को सिर्फ कोवेलेंट कहा जाएगा। इसको सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट कहा जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ बात नहीं थी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन का एक पूरा जोड़ा मुकम्मल तौर पर एक एटम ने छोड़कर दूसरे को दे दिया। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर हो जाएंगे। जिस तरह यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए थे? शेयर हुए हैं, इन दोनों के दरमियान शेयर हुए, पड़े हुए। ये इलेक्ट्रॉन भी शेयर तो हो गए, लेकिन याद रखिएगा ये 2 के 2 किसी एक एटम से आए हुए हैं, लिहाजा दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। चल, इस टॉपिक में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अभी बीच में आ गया, इसका जिक्र नहीं था लेकिन मैंने डाल दिया, ठीक है। सो अब यहां पर आप NH3 को क्या नाम दोगे? एसिड का नाम दोगे या बेस का नाम दोगे? NH3 आपका क्या है? ये क्यों बेस है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर दे दिया। BF3 क्या है? क्यों एसिड है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक्सेप्ट कर लिया। लिहाजा BF3 को आप लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं कह सकते हैं। एक लोरी ब्रॉन्स्टेड वाला एसिड था, एक लेविस एसिड है। लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड को पहचानने के लिए उसके पास हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन ले देने से पता चलता था कि वो जो है HCl एक लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड है। लेकिन ये BF3 कौन सा एसिड है? ये लेविस, साइंटिस्ट का नाम है, ये लेविस एसिड है। क्योंकि ये कौन सी डेफिनेशन को अपना रहा है, कौन से डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है? यस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर के डेफिनेशन को फॉलो करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है तो दैट इज व्हाई इट इज एन एसिड। तो एसिड के लिए 2 तरीके आ गए, एक या तो वो प्रोटॉन देता है
या वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेता है, ये दो बातें हैं तो वो एसिड कहलाएगा। और बेस के लिए क्या है, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है या इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है, सो दैट इज वो बेस में आएगा। सो ये एसिड और बेस की दो डेफिनेशन हो गई, या लेविस एस्टर और लेविस बेस, या पता क्या खत्म हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं बफर सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। बफर सॉल्यूशन क्या है? बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है कि जिसका पीएच चेंज नहीं होता अगर आप उसके अंदर बाहर से कोई एसिड या बेस आप पुट कर लेते हैं। ये क्या क्या कह रहा है? सपोज आपके पास एक सॉल्यूशन है, दिस इज ए सॉल्यूशन, ये कोई नॉर्मल सॉल्यूशन है, कोई आम सॉल्यूशन है, आपने लैब में बनाया हुआ है, कोई आम सॉल्यूशन है, इसका पीएच 4.3 है। सपोज फर्ज करते हैं तो इसका पीएच 4.3 है। एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक है? कैसे पता चला कि ये एसिडिक है? गुड। अगर आप इस सॉल्यूशन के अंदर बेस डालोगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? अगर बाहर से आप बेस डालोगे सॉल्यूशन तो क्या होगा? जी जी बताओ जी। आपके पास कोई बेस है, आपने वो उसके अंदर डाल दिया तो वो व्हाट विल हैपन? पीएच बढ़ जाएगा। बेस डालने से इसका पीएच चेंज हो जाएगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। सही है, यानी 4.3 से ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा? 4.3 से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बेस का पीएच ज्यादा होता है। बेस डालोगे तो पीएच ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा तजुर्बा कर लेते हैं। फिर से आपके पास सॉल्यूशन है, उसका पीएच 4.3 है, आपने बाहर से उसके अंदर क्या डाला? एसिड डाला। इसका पीएच चेंज होएगा? हाँ, इसका पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखो, अगर आप लोग एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना चाहते हो कि एसिड डालने से या बेस डालने से उसका पीएच चेंज ना हो जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन का नाम है बफर सॉल्यूशन। आप चाहते हो कि मेरे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें अगर किसी हद तक एसिड डालूं तो उसका पीएच बिल्कुल ना होने के बराबर चेंज हो जाएगा। अगर चेंज हो जाएगा तो थोड़ा सा, वो इतना थोड़ा सा कि पता ही नहीं चलेगा, यानी पीएच चेंज ही नहीं होगा। या अगर आप बेस डालोगे तो बेस डालने से भी उसका पीएच चेंज नहीं होगा। ये पीएच चेंज को रेजिस्ट करेगा। रेजिस्ट का मतलब क्या है? रोक देगा कि भाई पीएच चेंज ही ना हो जाए। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बनाते हैं, बड़े काम के सॉल्यूशन होते हैं। दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशन। और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंसान का जो ब्लड है ना, ह्यूमन ब्लड, इंसान का जो खून है, उसके अंदर बफर मौजूद है जो इंसान के खून का पीएच चेंज होने नहीं देता। खुदा न खास्ता अगर खून का पीएच चेंज हो गया तो उसे डेथ हो सकती है। तो खून का पीएच कुदरती तौर पर क्या हो रहा है? चेंज होने से रोका जा रहा है, बिकॉज खून के अंदर बफर है। चले, बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन आपके सामने है। अ सॉल्यूशन द पीएच ऑफ विच डज नॉट चेंज अपॉन एडिशन ऑफ बेस या एसिड। दो तरह के बफर सॉल्यूशन होते हैं, एक का नाम है एसिडिक बफर, एक का नाम है बेसिक बफर। जाहिर है एसिडिक बफर का पीएच 7 से कम होगा, बेसिक बफर का पीएच 7 से ज़्यादा होगा। एसिडिक बफर को जब हम बनाते हैं, इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स, 2 चीज़ें होती है। कंपोनेंट्स बोलते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट नंबर 1, उसके अंदर एक वीक एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है। और आप लोगों को बड़ा अच्छे तरीके से पता है कि वीक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है। और उसके अंदर साल्ट होता है, साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 2 चीज़ें होती है हर बफर के अंदर, 2 चीज़ें होती है, या तो वीक एसिड होगा या उसके अंदर वीक बेस होगा। एक चीज़ बात याद रखिएगा, अगर वीक एसिड है तो उसके साथ जो साल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस से आया होगा। अगर वीक बेस है तो उसका जो साल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया होगा। ये अपने याद रखना है, ठीक है। मैं आपको इसका एक मिसाल बताता हूँ। वीक एसिड का एक एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊँ, दैट इज CH3। कोई जहन में कोई वीक एसिड आपके जहन में है?
CH3COOH, बहुत वीक एसिड है, वेरी वीक एसिड, एसिटिक एसिड, गुड। एसिटिक एसिड प्लस CH3COONA, ये क्या चीज है? दिस इज कॉल्ड सोडियम एसिटेट। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सोडियम। भाई ये अगर एसिटिक एसिड है, एसिटिक, तो इस में H नहीं है, दैट इज ओनली एसिटेट, राइट? एसिटेट, दिस इज एसिटिक एसिड। क्या चीज इसमें उसमें क्या कमी है, जरा क्या फर्क है? CH3 CCOO, इसमें H है, उसमें H नहीं है, और उसमें H की जगह क्या है? सोडियम है। दिस इज एक्चुअली सॉल्ट, दिस इज व्हाट? सॉल्ट। सो वी कॉल्ड सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट इसको बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस? इसको क्यों बोलते हैं सॉल्ट? इसको क्यों बोलते हैं सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस? इसकी वजह यह है, क्या आप लोगों ने ये नाम सुना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? सुना है ना? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है या एसिड है? बेस है। ये जो सोडियम है, यहां पर जो आपको सोडियम नजर आ रहा है, ये दरअसल एक स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है। कहां से आया हुआ है? एक स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है, लिहाजा इसको हम बोलते हैं सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट विद, इसी चीज का सॉल्ट, इसी एसिड का सॉल्ट है, लेकिन उसके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस मौजूद है। सिंपल सी बात है। ये है आपका कौन सा है बफर? एसिडिक बफर, जिसमें एक वीक एसिड होगा और उसी एसिड का साल्ट होगा। याद रखिएगा, साल्ट कोई दूसरा साल्ट नहीं होगा, उसी एसिड का साल्ट होगा। यानी ये जो एसिड है, इसके हाइड्रोजन की जगह आप लोग सोडियम डाल देते हो, जगह साल्ट। दूसरा बफर क्या है? बेसिक बफर है। बेसिक बफर में क्या मौजूद है? वीक बेस होता है एंड साल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका कोई एग्जाम्पल हम लोग ले आएंगे। कहां से ले आएंगे? कौन सा? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में क्या है? वीक बेस है। दिस इज ए वीक बेस। और ये क्या है? इसी का सॉल्ट है। सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें ये जो क्लोरीन है, ये दरअसल कहाँ से आया हुआ है? HCl से आया हुआ है। और HCl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये किस चीज़ का साल्ट है? ये इसी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ही साल्ट है। तो जो साल्ट आप इस्तेमाल करोगे वो साल्ट वीक बेस का होना चाहिए, और यहाँ पर जो साल्ट आप इस्तेमाल करते हो वो वीक एसिड का होना चाहिए। सो बहरहाल जब भी आप लोग एसिडिक बफर बनाते हो तो एसिडिक बफर में कितनी चीज़ें आती हैं? दो। या तो उसमें वीक एसिड के साथ उसी एसिड का साल्ट होगा, या वीक बेस होगा और उसी वीक बेस के साथ उसी बेस का सॉल्ट होगा। हम बफर को मजीद स्टडी करने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल उठाते हैं, सिर्फ एक एग्जांपल उठाते हैं। ये CH3COH और CH3CONA, ये इसको पिक कर लेते हैं और आते हैं टॉपिक पर बफर एक्शन की तरफ। कौन सा? बफर एक्शन। कि ये बफर काम किस तरह करता है, मतलब एसिड डालने से कैसे वो रेजिस्ट पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। इस टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको दोबारा इस बीकर में लाना चाहता हूं। बीकर का पीएच है 4.3। इसका पीएच कब बढ़ेगा? अच्छा सुनिए, इस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस अगर बढ़ जाए, सपोज क्या बढ़ जाते हैं? हाइड्रोजन आयन बढ़ गए, बहुत ज़्यादा हो गए। हाइड्रोजन आयन के ज़्यादा होने से उसका पीएच चेंज होगा। आपने देखा था ज़्यादा हाइड्रोजन आयन अगर आपको याद हो, ज़्यादा हाइड्रोजन आयन से Ka की वैल्यू बढ़ जाती थी कि नहीं? ज़्यादा हाइड्रोजन आयन
Ka की वैल्यू बढ़ जाती है और वो बन जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बात है कि नहीं है? इससे pH क्या हो रहा था? pH कम हो रहा था, pH कम, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हाइड्रोजन आयन को ऐड करने से इसका pH क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा ना। तो हमने इन हाइड्रोजन आयन को कंट्रोल करना है। जो आपके सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन आएंगे, ये हाइड्रोजन आयन ज़ाहिर है एसिड के डालने से आ जाएंगे। तो एसिड के डालने से जो हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं उससे छुटकारा कैसे पाएंगे वो मैं आपको ज़रा यहाँ पर बफर एक्शन में बताऊँगा। ज़रा चेक करते हैं। हमारे पास बफर एक्शन में एक एग्जाम्पल है, चलो यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, इधर हमारे पास जगह होगा, या चलो पहले खैर इधर से लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? CH3COOH, एक ये हिस्सा है, दूसरा क्या है? CH3COONA। ये दो पार्ट्स है हमारे पास, बफर है। CH3COOH स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? वीक एसिड है। ये बड़ा अच्छा आयनाइज होगा या बहुत ही मजबूरी से आयनाइज होगा? बहुत कम आयनाइज होगा। वीक एसिड है, वीक आयनाइज होगा। जब ये आयनाइज हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत अगर ये आयनाइज हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? CH3COO माइनस, और क्या मिलेगा हमें? हाइड्रोजन प्लस मिलेगा। सॉरी, क्या मिलेगा? हाइड्रोजन प्लस मिलेगा। ये इसने अपने को क्या कर दिया? तोड़ दिया, आयनाइज कर दिया। बहुत कम आयनाइज होगा, बहुत कम, इतना कम होगा कि आप यूँ समझे कि ये हुआ ही नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है। तो ये इसका कंसंट्रेशन क्या है? चेंज नहीं होगा, इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। ये CH3COONA ये क्या है? ये एसिड है या बेस है या ये सॉल्ट है? ये सॉल्ट है ना। तो दिस इज साल्ट पार्ट। साल्ट चूंकि कौन सा साल्ट है? ये एक स्ट्रॉन्ग साल्ट है, तो ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से आयनाइज हो सकता है। ये जब आयनाइज होगा तो क्या देगा हमें? CH3COO माइनस, ये भी हमें दे देगा, प्लस क्या बना देगा हमें? सोडियम प्लस दे देगा। अब जो आपका सॉल्यूशन है उसमें CH3COO माइनस यहाँ से भी आ रहा है और एसिड से भी आ रहा है। ये CH3COO माइनस साल्ट से भी आ रहा है और एसिड से भी आ रहा है, दोनों से आ रहा है। सो वी कॉल इट कॉमन आयन। कॉमन आयन क्योंकि इसके पास भी आयन है, इसके पास भी सेम आयन है, कॉमन आयन इसको बोलते हैं। ये कॉमन आयन होगा। ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? ये ज्यादा है ना। इसके ज्यादा हो जाने से ये वाला रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, यानी ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ वापस मिलके वापस ये एसिड भी बनाएगा। वजह क्या है? कि इसकी जो आयनाइजेशन है वो सुप्रेस हो जाएगा इसके ज़्यादा होने से। वो तो भाई मैं ज़्यादा हूँ, पहले से ज़्यादा हूँ, तो ये जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो जाहिर है ये वाला एक रिवर्सिबल रिएक्शन में वो हाइड्रोजन आयन वापस इसके साथ मिलके CH3COH बनाएगा। बहरहाल ये बात फिलहाल अब ज़हन से निकाल दे कि वापस बनेगा। अब मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताता हूँ कि एसिड कैसे आएगा। एसिड कैसे आएगा? चलो आप एक एसिड डाल दो, HCl आप लोग डाल दो, सपोज कर लेते हैं ये सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? बफर है। इसके अंदर आप लोग HCl डाल देते हैं। HCl डालने से क्या पैदा होगा? हाइड्रोजन आयन पैदा हो जाएंगे, और क्या पैदा हो जाएगा? क्लोराइड आयन पैदा होगा। pH का खतरा किस से है हमें? H प्लस से है या Cl माइनस से है? H प्लस से है। तो अगर ये H प्लस इधरी सॉल्यूशन में घूमे, आज़ादाना तरीके से घूमे, तो क्या बढ़ जाएगा? H आयन ज्यादा हो जाएंगे, pH कम हो जाएगा, pH चेंज हो जाएगा। मतलब इसका छुटकारा पाने के लिए याद रखें, जो एसिड आएगा, एसिड जो भी एसिड आप लोग डालोगे, एसिड का मुकाबला करने के लिए, मैं इसके सामने लिख लेता हूं, एसिड का मुकाबला करने के लिए बफर का कौन सा कंपोनेंट रोल अदा करेगा? एसिड के लिए हमेशा याद रखिएगा साल्ट वाला पार्ट रोल अदा करेगा। एसिड का मुकाबला करने के लिए साल्ट इस्तेमाल होगा। सो ये देखो, ये जो आपका हाइड्रोजन है ये किसके साथ मिल जाएगा? CH3COO माइनस प्लस
ये हाइड्रोजन कहाँ से आया था? फ्रॉम HCl, ये HCl से आया था। तो जब ये हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएगा, ये क्या बनाएगा? CH3CO- क्या बनेगा? बताओ भाई। CH3COOH बनेगा। प्रोटॉन गायब हुआ कि नहीं हुआ? प्रोटॉन गायब हुआ, फर्क क्या पड़ा कि जो आपका एसिड था ना, वीक एसिड, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। खाली पहले जितना कंसंट्रेशन था थोड़ा बढ़ गया। आपने और HCl डाला, उसने क्या किया? और प्रोटॉन दे दिए। जो प्रोटॉन आप दे रहे हैं वो किसके साथ मिल रहा है? वो एसिटेट के साथ मिला। एसिटेट बोलो ना इसका नाम, एसिटेट। वो एसिटेट के साथ मिलके क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड बनाएगा। एसिटिक एसिड की मिकदार क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन कौन बेचारा कुर्बानी दे रहा है? किसका मिकदार कम हो रहा है? ये वाला जो साल्ट था ये कम हो रहा है, क्योंकि इसने अपने आप को क्या कर दिया? आयनाइज कर दिया। ये कम होएगा कि नहीं होगा जब खुद आयनाइज होगा? ये वाला इसका हिस्सा था कि नहीं था? ये हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है, क्या बना रहा है? तो ये कम हो रहा है। साल्ट पार्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और एसिडिक पार्ट, वीक एसिड, ये पॉइंट, ये दो तीर के निशान अगर आप लोग आज ज़हन में रखोगे तो आपका न्यूमेरिकल वाला मसला भी हल हो जाएगा। जब भी एसिड डाला जाएगा, एसिड जाकर बफर का कौन से हिस्से के साथ रिएक्ट करेगा? सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा, और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को कम कर देगा और एसिड के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। ये अपने हमेशा याद रखना है। आप एसिड डालोगे, एसिड सॉल्ट के लेवल को कम करता रहेगा, और वो जो वीक एसिड है उसको ज़्यादा कर देगा। वो मैंने आपको प्रूफ दे दिया कि वो कैसे ज़्यादा करेगा। तेजा एसिड से H आएगा, H इस CH3CO- के साथ रिएक्ट करेगा और उसको वापस एसिटिक एसिड बनाएगा। सो बफर सॉल्यूशन में सॉल्ट कम होता जाएगा और एसिड बढ़ता जाएगा। ये पॉइंट आपने नोट करना है, फिर हम लोग बाद में आपको एक न्यूमेरिकल बता रहा हूं, उसमें काम आएगा। अच्छा, तो pH पे तो असर नहीं होगा ना? क्यों असर नहीं होगा? क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन आ रहे थे वो सारे के सारे वापस क्या बन रहे हैं? CH3COH। वो तो वीक एसिड है, उससे pH पर असर नहीं पड़ेगा। वो आप बढ़ाओ, जितना एसिटिक एसिड बढ़ाओ उससे pH पे असर नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरा काम कर लेते हैं, हम बेस डाल देते हैं। एसिड का तो मुकाबला कर लिया, एसिड ने हमारे सॉल्यूशन का pH चेंज नहीं किया। अब हम बेस डाल देते हैं। बेस, अब यहां पर हम बेस ऐड करेंगे। बेस को ऐड करने से क्या होगा? व्हाट विल हैपन? अगर हम बेस को ऐड करेंगे, बेस को ऐड करने से pH बढ़ जाएगा। सो हम यहां पर एक एग्जांपल ले आते हैं, कोई बेस डाल देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं है? सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। हाँ, चलिए मैं दोबारा ज़रा बफर का कंपोनेंट ज़रा लिख लेता हूं। बफर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? CH3COOH, और दूसरा क्या मौजूद है? CH3COONA। ये दो चीज़ें मौजूद हैं। ये जो वीक एसिड है ना होने के बराबर अपने आप को आयनाइज करेगा, क्या बनेगा? CH3COO-। इसका पूरा अपना नाम क्या है? एसिटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। और ये सॉल्ट अपने आप को किस तरह आयनाइज करेगा? CH3COO एसिटेट आयन प्लस सोडियम आयन। अब आप लोग जो है शरारती स्टूडेंट है, कहते हैं मैं इसमें बेस डालना चाहता हूं। क्या डालना चाहता हूं? बेस। बेस का एक एग्जांपल क्या है? NaOH। बेस के डालने से खतरा OH से है। हमें किसी से खतरा है? OH ज्यादा होंगे तो चीज ज्यादा बेस होगा, उसका pH बढ़ जाएगा। OH ने pH को चेंज करना है, तो OH का मुकाबला करना है आपने। ये जो बेस आएगा, बेस इस बफर में से किस कंपोनेंट के साथ जाके फाइट करेगा? जो बेस आएगा वो वीक एसिड के साथ उसका मुकाबला होगा। ठीक है? जब एसिड आएगा तो उसका मुकाबला सॉल्ट के साथ होगा। जरा चेक करते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? OH प्रॉब्लम है कि नहीं है?
तो अगर मैं सोडियम को अलग लिख दूं, OH को अलग दूं, OH पर कौन सा चार्ज है? माइनस का चार्ज है। ये जो OH है बेस का, ये यहां पर आएगा, इस H के साथ मिलेगा। OH माइनस किसके साथ मिलेगा? ये H कहां से आ रहा है? ये वीक एसिड से आ रहा है, जो कि पहले से मौजूद था बफर सॉल्यूशन में। और ये OH कहां से है? बेस डाला है। तो ये OH और H आपस मिलकर क्या बनेगा? पानी बनेगा। पानी न्यूट्रल है कि नहीं है? पानी तो न्यूट्रल है। पानी तो न्यूट्रल है। पानी के बनने से pH चेंज नहीं होगा। सो OH खतरा था, OH किसके पास गया? H के साथ मिला, क्या बना? वाटर बना। वाटर से pH चेंज नहीं होगा। सो आप बेस डालते जाओ, आपका pH चेंज नहीं होगा। आप बेस डालो, pH चेंज एक हद तक, ठीक है, आपकी कैपेसिटी एक लिमिट होती है। सो अगर ये H बार बार यूज हो रहा है तो H का कंजर्वेशन कम होगा कि नहीं होगा? H के कंजर्वेशन की कमी को पूरा करने के लिए मजबूरन ये जो एसिड है ये मजीद अपने आप को फिर आयनाइज करेगा। जाहिर है जब उसको पता लग जाएगा कि एक H इस्तेमाल हो गया, चला गया, मैंने दोबारा वहां पर कुछ H तो देना है, तो लिहाजा इस केस में ये जो एसिड है ना, एसिड का लेवल क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। एसिड का लेवल कम होता जाएगा। ये जो CH3COO माइनस आयन है ये भी बढ़ता जाएगा। जब ये बढ़ेगा तो फिर मजबूरन ये सोडियम और CH3 काफ़ी ज़्यादा, ये ज़्यादा हो जाएंगे। ज़्यादा हो जाने से सोडियम के साथ मिलकर वापस क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। तो बहरहाल अगर आपको ये ज़्यादा और कम समझ नहीं आ रहा है, डायरेक्ट ये देखो, बेस डालने से एसिडिक कम होगा, साल्ट पार्ट ज़्यादा होगा। फाइट बेस के साथ कौन करता है? एसिडिक पार्ट करता है। जबकि इस बफर में, एसिडिक बफर में जब आपने एसिड डाला था, एसिड क्या कहाँ जाएगा? एसिड हमेशा सॉल्ट पार्ट के साथ जाके फाइट करेगा। सॉल्ट का हिस्सा कम होगा और एसिड का हिस्सा ज़्यादा होगा। तो ये बस इतना सा फ़र्क है। एसिड डालने से कौन सा पार्ट ज़्यादा होगा, कौन सा कम होगा। बेस डालने से कौन सा कम होगा, कौन सा ज़्यादा होगा। बफर आ गई समझ में? बफर सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स है? कौन सा है? एक वीक एसिड है और उसी वीक एसिड का साल्ट है। दूसरा बफर, या तो उसके अंदर वीक बेस होगा या उसी वीक बेस के साथ उसका साल्ट होगा। एक बफर सॉल्यूशन में आप लोग एसिड डाल भी सकते हो और बेस भी डाल सकते हो। एसिड डालने से बफर का कौन सा हिस्सा उसके साथ रिएक्ट करेगा? साल्ट वाला पार्ट रिएक्ट करेगा। और कौन सा कम होएगा? साल्ट वाला पार्ट रिएक्ट करेगा और साल्ट ही कम होगा। अगर आप बेस डालोगे तो बेस किधर जाएगा? वो एसिड की तरफ जाएगा, एसिड के लेवल को कम कर देगा और साल्ट का लेवल ज़्यादा होगा। तो ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। यही वजह है कि बफर के अंदर दो कंपोनेंट्स क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो दो कंपोनेंट आपको समझ आ गया। अब हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि पीएच को कैलकुलेट करते हैं। किसका पीएच? एक बफर सॉल्यूशन का पीएच भी हम लोग फाइंड करते हैं, कि चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सा बफर है, एसिडिक है, बेसिक है, तो पीएच को भी फाइंड करना पड़ता है। कहता है आप लोग पीएच को कैलकुलेट कर दे, पीएच ऑफ एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट। एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिड का मतलब क्या है? यानी ये एक बफर है, उसके अंदर ये वाला एसिड है और ये उसका सॉल्ट है। लिखा हुआ है एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट बफर कंटेनिंग 1.0 मोल ऑफ ईच कंपोनेंट। मतलब उसमें हर कंपोनेंट का अमाउंट कितना है? 1.0 मोल है। व्हाट इज मीन बाय हर कंपोनेंट? यस, इसमें जो एसिड और सॉल्ट है, जाहिर है इसके अंदर एसिटिक एसिड है और इसके अंदर सोडियम एसिटेट सॉल्ट है। इसका अमाउंट भी 1.0 मोल है और इसका अमाउंट भी 1.0 मोल है। इसका उन्होंने Ka दिया हुआ है। मैं ज़रा इसका Ka की वैल्यू यहाँ पर सवाल के अंदर दी हुई है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Ka? 1.8 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 5। 1.8 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 5, 10 रेज़ की पावर माइनस 5। ये किस चीज़ की वैल्यू है? ये Ka की वैल्यू है, सवाल के अंदर दी हुई है। अब आपने करना क्या है? आपने इसका पीएच फाइंड करना है बफर का। बफर के पीएच को फाइंड करने के दो तरीके हैं, 2 वेज। एक तरीका अभी बताऊंगा, एक तरीका इसके बाद बताऊंगा। पहला तरीका, क्या आपको कल वाला लेक्चर याद है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka का फार्मूला याद है? Ka का फार्मूला कॉन्जुगेट बेस मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस। ये वाला बेस है या ये वाला बेस है? ये एसिड से आया था,
एसिड से आपको क्या मिलेगा? कंजुगेट बेस। ये कहाँ से आया हुआ है? इट कैन एक्ट एज अ कंजुगेट एसिड। एसिड या बेस? चलो ठीक है। इन दो, अच्छा ये देखो मैं आपको HCl बताता हूँ। HCl ये हो जाएगा क्या? H प्लस Cl माइनस। ये H दोबारा Cl के साथ मिल सकता है और Cl के साथ दोबारा H मिल सकता है। तो HCl आपका क्या चीज़ है? अच्छा इस तरह से कर, HA प्लस H2O, यहाँ से H2O क्या बनेगा? H3O बनेगा और क्या बनेगा? A माइनस बनेगा। ये जो H3O है ये दोबारा अपना प्रोटॉन दे सकता है ना, तो दिस इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड हमेशा कहाँ से बनता है? बेस से बनता है। बेस से क्या बनता है? कंजुगेट एसिड। और ये क्या चीज़ है? ये एसिड है, इस एसिड से कंजुगेट बेस बनता है Cb। तो Ka के फॉर्मूले में आपने देखा था कि एक एसिड का कंजुगेट बेस और एसिड, इन दोनों को आप आपस में क्या करें? मिलाए और उसको एसिड की कंसंट्रेशन पे डिवाइड करें। आपके पास Ka का फॉर्मूला कल का आपको बताया गया था। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ Ka? Ka का फॉर्मूला था H इंटू A माइनस अपॉन HA। H इंटू A माइनस अपॉन HA। ये किस का फॉर्मूला था? ये Ka का फॉर्मूला था। H कंसंट्रेशन, A माइनस, सो ये है ना आपका H कंसंट्रेशन, और ये क्या है आपका? ये आपका A माइनस है, और H क्या है? ये आपका एसिड। सो ये फार्मूला था जो कल आपको मैंने बताया था कि आप लोग कल याद करके आएंगे। जब भी Ka मालूम करना है तो हाइड्रोजन आयन मल्टीप्लाई बाय उसका जो नेगेटिव पार्ट है डिवाइड करो उसी एसिड पर, तो आप इसको डिवाइड करेंगे, उसके पास आपके पास Ka की वैल्यू आ जाएगी। उन्होंने कहा कि Ka की वैल्यू पहले से हमें दिया गया 1.8 × 10⁻⁵ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? Ka इज इक्वल टू CH3COO माइनस कंसंट्रेशन, और कौन सा कंसंट्रेशन है? हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है, डिवाइडेड बाय CH3COOH। ये मैं अपने से नहीं लिख रहा हूं, मुझे पता है कि मेरे पास कौन सा एसिड है। ये वाला एसिड है, ये टूट रहा है इसमें और इसमें, तो Ka लिखने के लिए प्रोडक्ट अपॉन ये लिखते थे कि नहीं लिखते थे? तो वो वही कर रहा हूं मैं, राइट। तो उसका ये वाला हिस्सा मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखा और ये मैंने नीचे लिखा। सो Ka था फार्मूला, ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। अब इसके वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁵। कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO और एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है आपको पता है? ये कौन सा एसिड है? ये वाला वीक एसिड काफ़ी वीक होता है। उन्होंने कहा है कि ये 1 मोल है। कितना है? ऑलमोस्ट इट इज़ 1 मोल। और यहाँ पर ये वाला जो कंसंट्रेशन है इसको भी हम लोग यहाँ पर 1 मोल कंसिडर करेंगे। किस चीज़ में 1 मोल कंसिडर करेंगे? बफर में। याद रखिएगा ये बुक में लिखा हुआ है कि जब भी आप लोग pH फाइंड करते हो ना, तो इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन आपने क्या करनी है? इक्वल करनी है। यानी CH3COO माइनस CH3COO माइनस इसकी कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगी? इक्वल होंगी CH3COOH के। ये इक्वल होगा, हम एज्यूम करेंगे। जब भी सवाल आएगा इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, ये दोनों बराबर है। तो अब CH3 कितना मोल है? 1 मोल है। ये कितना मोल है? ज़ाहिर ये भी ज़ाहिर, अगर ये 1 मोल है तो इसका मतलब ये भी हमारे पास 1 मोल ही आएगा। हालांकि सवाल में तो सिर्फ इसका अमाउंट दिया हुआ है कि ये 1 मोल है। सोडियम एसीटेट दोनों का 1 मोल है, तो आपने इसका सोडियम एसीटेट का 1 मोल कर दिया, उसका भी 1 मोल कर दिया। अच्छा, अब इसका मोलरिटी फाइंड कैसे करेंगे? मोलरिटी का फॉर्मूला किसी को याद है? M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। सवाल में बुक में मैंने शो नहीं किया, बुक में लिखा हुआ है कि अगर सॉल्यूशन का एक वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब हो तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? ये मैंने आपको नहीं बताया था, सॉरी, सवाल के अंदर लिखा था कि वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है। सो अगर 1 को 1 में डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। सो इसका मतलब इसकी मोलरिटी भी 1 है। सो 1 इसकी मोलरिटी आ गई। अब जरा इसको मैं अगर मिटाना चाहूंगा कोई,
इसको मिटाना चाहूँगा, ये सारा का सारा जो जंजाल इसको भी मैं मिटाना चाहूँगा। Ka इज इक्वल टू, इसका कंसंट्रेशन कितना है? 1 है कि नहीं है? कैसे पता चला कि इसका कंसंट्रेशन 1 है? वो तो 1 मोल था, 1 मोल को मैंने मोलरिटी बना दिया, उसे 1 आ गया। अच्छा, H कंसंट्रेशन हमें फिलहाल मालूम नहीं है, वी डोंट नो, सवाल में दिया ही नहीं है। और एसिड का कंसंट्रेशन हमें कितना दिया था? 1 मोल दिया था, उसकी मोलरिटी भी क्या आ रही थी? 1 आ रही थी। सो ब्रैकेट में ये भी 1 है, 1 है, 1 है। ये किसकी इक्वल है? 1.8 इंटू 10⁻⁵ की इक्वल है। ये 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा? H रह जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो H है हमारे पास, H ये इक्वल हुआ 1.8 इंटू 10⁻⁵ के। अगर आपके पास H कंसंट्रेशन आ गया तो क्या आप pH आप लोग फाइंड कर सकते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ pH? pH इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? नेगेटिव लॉग ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। नेगेटिव लॉग ऑफ क्या लिखूं? 1.8 इंटू 10⁻⁵ नेगेटिव लॉग 1.8 प्लस नेगेटिव लॉग 10⁻⁵ माइनस लॉग 1.8 अगर आप कैलकुलेटर में पुट करोगे तो फौरन इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा, 0.255 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या लिखेंगे? +5। आपको माशाल्लाह से ट्रेनिंग हो गई, -5 माइनस लॉग डायरेक्ट 5 बना देगा। तो +5 और माइनस, ये माइनस इसकी वैल्यू किस में आएगी? माइनस में आएगी, -0.25। जरा चेक करो कितना आंसर आएगा। 5 से 0.255 माइनस कर दो, जल्दी जल्दी 5 से 0.255 माइनस कर दें। नहीं, 4.74 इसका आंसर आएगा। तो pH आपने इसका pH फाइंड कर दिया। ये था तरीका नंबर 1। मैंने क्या बताया था? 2 मेथड्स होते हैं, 2 तरीके होते हैं pH को फाइंड करने के लिए। अच्छा, दूसरा तरीका बहुत सिंपल है, उसका नाम क्या है? बहुत सिंपल है, उसका नाम है हेंडरसन हेसलबाक, HESSEL हेसलबाक, हेंडरसन हेज़लबाक इक्वेशन उसको बोलते हैं। हेंडरसन हेज़लबाक इक्वेशन या हेंडरसन इक्वेशन बोलो, ठीक है। हेंडरसन इक्वेशन, ये नाम आपकी बुक में है, तो मैं क्या करूं? याद करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। हेंडरसन हेज़लबाक इक्वेशन, इसके मुताबिक जब आप pH को फाइंड करना चाहते हो तो ये हमेशा pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड, ये फार्मूला है। जब ये आप pH फाइंड करना चाहते हो किसी बफर का, तो बफर में साल्ट है या नहीं है? बफर में एसिड है या नहीं है? बफर का Ka है कि नहीं है किसी एसिड का? खाली उसका pKa बना दो, और लॉग तो आपको पता है कि क्या है, हाँ? pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड। अब जरा देखो, pH को फाइंड करने के लिए मैं pKa बनाना चाहूंगा, लेकिन मुझे क्या दिया हुआ है? ये मुझे Ka दिया हुआ है ना, 1.8 इंटू 10⁻⁵ Ka है। इसका मैं pKa कैसे बना दूं? शाबाश, खाली इसके साथ क्या पुट करूं? नेगेटिव लॉग। थोड़ा सा अच्छा लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन आपको ना रहे। नेगेटिव लॉग, ये कर दिया। तो नेगेटिव लॉग के साथ वही फार्मूला आपने जैसे पुट किया था ना, वही आएगा। इसका आंसर हमारे पास क्या आया था? किधर लिखा? किधर लिखा? ये है ना, -0.255 आएगा ना। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा? -0.255, ये मैंने कर दिया, प्लस अब लॉग आपको पता है जी pKa की पूरी वैल्यू 4.75। यस ओके यस बिल्कुल सही है। ये सारा का सारा Ka की वैल्यू है ना, तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ना, 4.74 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4.74 लगाएंगे।
अच्छा, उसके बाद आगे क्या है, प्लस का निशान, लॉग। साल्ट कंसंट्रेशन कितना है, साल्ट कितना है हमारे पास, सवाल में दिया हुआ है, 1.0 मोलरिटी उसका 1 है ना। एसिड कितना है, अच्छा तो log 1 अपॉन log 1, तो ये तो सारा कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा, क्या गए 0 आ जाएगा। सो ये सारा का सारा आपका 0 आ जाएगा, log 1 अपॉन 1 अगर आप पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा। लिहाजा हमारा जो pH है वो हो जाएगा 4.74 और कुछ बचता ही नहीं है। तो ये दूसरा तरीका है pH को फाइंड, ये वाला ज़्यादा आसान तरीका था कि pH को फाइंड करने के लिए pKa प्लस log, आपको जो Ka दिया हुआ है उसको ज़रा pKa बना दो, बाकी साल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन अक्सर इक्वल होती है। जैसे उन्होंने सवाल में बताया हुआ है कि उनका कंसंट्रेशन क्या है 1.0 मोल है, तो ये साल्ट और एसिड हमेशा इक्वल होता है। हाँ याद रखिएगा, जब आप कोई एसिड डालोगे ना तब इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अमाउंट चेंज हो जाएगी। अब देखो हमने लास्ट न्यूमेरिकल यहाँ से परफॉर्म करना है, ये तो क्या था, ये तो हलवा थे, तो आसान था। वो कह रहा था कि भाई एक pH है, एक बफर है, उसका pH फाइंड करो। उसने क्या दिया था, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का इतना मोल दिया हुआ है और Ka की वैल्यू दी थी, बात खत्म। अब वो आपसे कह रहे हैं कि चलो भाई आपके पास एक बफर है, ठीक है, उसका बफर आपके पास है, उसका pH कितना है, 4.74 इधर भी 4.74 है इस तरीके से, उस तरीके से भी 4.74 है, ये तो इसका pH है माशाल्लाह से। अब वो कहते हैं जरा चेक करो, ये एसिड डाल दो, क्या डाल दो, एसिड डाल दो। मैं कोई जगह साफ करना चाहता हूँ, ये जगह साफ करूंगा, क्या ख्याल है, तस्वीर जल्दी से ले ले, फटाफट ले ले, ये जगह साफ करना चाहता हूँ, पूरा ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जगह मैं साफ करना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश। हो गया, ओके गुड। ये तीर का निशान नहीं मिटा रहा हूं, ठीक है, ये नहीं मिटा, क्योंकि अभी इसका काम आ गया। मैंने जैसे आपको बताया था कि तीर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैंने कहा कुर्सी पड़ी हुई है आपका, ये जो बैग था, चल इसको इधर रख लेते हैं। जनाब आपके पास बफर था, गौर से सुने, बफर आपके पास पहले से एक पड़ा हुआ था, उसका pH कितना था 4.74। अब वो कह रहा है कि एक काम करो, इसके अंदर एसिड डालो, क्या डालो, एसिड डालो। कितना एसिड है, 0.01 मोल एसिड है। कहता है ये आप इसके अंदर क्या कर दो, डाल के ज़रा चेक कर दो। इसके डालने के बाद ज़रा प्रूफ, बतौर प्रूफ चेक करें कि इसका pH चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। ज़रा चेक करते हैं pH चेंज होता कि नहीं होता। तो लेट्स चेक इट नाउ। अच्छा जनाब ज़रा इक्वेशन बता दो, इस एसिड में कौन कौन सा पार्ट है, वीक एसिड कौन सा है, CH3COOH है, और दूसरा कौन सा पार्ट है COO। ये बफर के दो पार्ट्स हो गए। ये अपने आप को थोड़ा बहुत आयोनाइज करेगा, क्या बनेगा COO माइनस, इसका नाम क्या है, जोर से बोलो, जोर से बोलो, ओ से बोलो, जोर से बोलो भाई, ऐसे मुंह पढ़ के रखा हुआ है, ऐसे एसीटेट आइन बोलो ना, एसीटेट आइन और H+। तुम लोग ना सारी ज़िंदगी 10-12 साल आप लोगों ने कैसे कैसे ज़ाया कर दी थी, ठीक है, सोचते नहीं थे, दे दना धंधे, स्कूल गए आ गए, समोसे इधर उधर। FSC के लेवल तक आ करना हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो मेरा तजर्बा रहा है, ख़त्म होते हैं, फुल ख़त्म, को पता ही नहीं कि क्या चीज़ किस दुनिया में आ गए, और फिर से उनको उस दुनिया में लाना काफ़ी मुश्किल होता है। माँ से उस स्टूडेंट्स के जिन्होंने मैट्रिक से ही थोड़ा सा अपने आप से हमदर्दी शुरू की थी। सो यहाँ पर ऐसे ऐसे चीज़ें जो आ रही है, लॉग है, नेगेटिव है, कंसंट्रेशन है, वो है, मुख खुला खुला रहेगा। अच्छा सो CH3COONA ये क्या करेगा बताओ, CH3COO माइनस आइन प्लस क्या बनेगा, सोडियम आइन। अब सब मुझे बताओ, डाल क्या दिया हुआ आपने, एसिड डाला हुआ। एसिड किस पार्ट के साथ, शाबाश। कम कौन होगा, साल्ट कम होगा। कौन ज़्यादा होगा, ये तो आपको याद है। कितना एसिड आपने डाला है, इस एसिड का अमाउंट कितना है, इस एसिड का CH3COOH का अमाउंट कितना है, 1 मोल है, 1.0 मोल है ना।
ये ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? कितना बढ़ेगा? इसके अंदर आपने कितना प्लस करना है? वो जो आपने एसिड डाला हुआ है, कितना एसिड डाला हुआ है? ये 0.01 आपने इसके अंदर ऐड करना है। ये किताब में लिखा हुआ था। अब आपको मैंने बता दिया कि मैंने इसमें ये क्यों ऐड कर दिया। क्योंकि ये तो एसिड है ना, ये तो आ रहा है, ये इसकी मिक्स जो कंसंट्रेशन तो बढ़ रही है, लिहाजा इस तरफ आपने प्लस करना है। अच्छा, ये गरीब जो कम हो रहा था, ये क्या था? CH3COONA, ये कम हो रहा था। इसका पहले कितना कंसंट्रेशन था सवाल में? 1 मोल था। हो सकता है कल आपको कोई दूसरा न्यूमेरिकल मिल जाए जिसमें इसकी कंसंट्रेशन हो, तो आपने वही कंसंट्रेशन इसकी लिख देनी है। इसको माइनस करना है। किस से माइनस करना है? 0.01 से माइनस करना है। ये बस इतना छोटा सा काम था आप लोगों ने करना है कि जब आप एसिड डालोगे, वो एसिड की मिकदार है कि भाई इतना एसिड डाल दिया मैंने, वो जो एसिड है वो आपको पता है कितना मोल है। बस फिर आप जो सवाल के अंदर जो मोल है आपने देखना है कि किस में मैंने प्लस करना है, किस में माइनस करना है। ये बहुत बड़ी मुश्किल बात थी पहली, लेकिन अब हमारे लिए आसान हो गया कि जो एसिड है उसके अंदर प्लस करना है और जो साल्ट है उसे माइनस करना है। अगर पूछे क्यों इसमें प्लस कर उसमें माइनस कर रहे हैं? क्योंकि एसिड तो बढ़ेगा, साल्ट कम होगा जब आप एसिड डालोगे। हाँ, तो जरा इसका जरा चेक कर दो। 1 से 0.01 इसके 0.01 को 1 में ऐड कर दो। 1.01 आ गया। इसके नया कंसंट्रेशन इसका क्या बना? 1.01। अच्छा, 1.0 से ये 0.01 माइनस करो, 0.99। ये हमारे पास न्यू कंसंट्रेशन है कि नहीं है? जब आप किसी बफर के अंदर बाहर से कुछ एसिड डालोगे तो उस एसिड के डालने से अमाउंट चेंज हो जाएगी। बफर का जो पहला पार्ट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा और बफर का जो साल्ट पार्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बस अब ज़रा फार्मूला ज़रा दोबारा पुट कर लीजिए। ज़रा दोबारा वो जो फार्मूला था, Ka का फार्मूला आपको याद है? Ka इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन क्या था? CH3CO माइनस कंसंट्रेशन इंटू H प्लस कंसंट्रेशन अपॉन CH3COOH की कंसंट्रेशन। वैल्यू जरा पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? ये जो CH3COO माइनस है, साल्ट है ना, साल्ट है ना, ये साल्ट पार्ट है ना, तो 0.99 कर दो इसको। H को वैसे के वैसे छोड़ दो क्योंकि हमारे पास इधर H नहीं है, डिवाइडेड बाय ये क्या चीज़ है? एसिड है। तो ये तो एसिड ये है ना, एसिड का कैसे नीचे आएगा? दैट इज 1.01। अब Ka की वैल्यू क्या है? खुद 1.8 इंटू 10⁻⁻5। चले नाउ 0.99 को डिवाइड कर दे 1.01 पर, या एक काम कर दे, वेट, हमने H को फाइंड करना है। ये जो 1.01 है, ये अगर इक्वेशन किस तरफ आ जाए क्या बनेगा? 1.01 बनेगा। और ये 0.99 क्या कर रहा है इधर? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरफ क्या के 0.99 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और राइट साइड पर हमारे पास सिर्फ H रह जाएगा। सो मैं यहां पर लिख लेता हूं H आयन की कंसंट्रेशन। जी अब शुरू हो कर दो। 1.01 को मल्टीप्लाई करो 1.8 के साथ, फिर उसको डिवाइड करो 0.99 के साथ। कितना आंसर आता है? अच्छा वाला कैलकुलेटर से होगा तो 1.01 मल्टीप्लाई बाय 1.88 डिवाइडेड बाय 0.99, 1.836 इंटू 10⁻⁻। क्या ये हाइड्रोजन अणु की तादाद है या नहीं है? अब हम pH फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? तो शुरू हो जाओ। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना है? 1.836 इंटू 10⁻⁻5। आप लोग जाहिर है कि आप फार्मूला लगाओगे ना, नेगेटिव लॉग इसके साथ फिर प्लस इसके साथ, वो बहुत आसान है। नेगेटिव लॉग ऑफ 1.83 प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻5। जी नेगेटिव लॉग ऑफ 1.83 क्या आएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ 1.83
माइनस 0.26 जमा नेगेटिव लॉग ऑफ 10 5 5 से 0.26 निकाल दो, 5 से 0.26 माइनस कर दो, गरीब हो जल्दी करो। हाँ 4.74 आई शाबाश, यही तो मैं चाहता हूं, डबल स्टार ट्रिपल स्टार दे करके। व्हाट वाज द पीएच ऑफ बफर? शुरू में कितना था? 4.74। अच्छा, ये आप लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी बहुत वो वीक है, क्योंकि ये जो 4.74 है थोड़ा सा, 4 तो वही होगा, 7 भी वही होगा, जस्ट इसको अगर आप 3 कर दो, क्योंकि आपने एसिड डाल दिया तो थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, पीएच एसिड डालने से थोड़ा कम कर दिया, ये 4 था 3 कर दिया मैंने, मतलब चेंज तो होगा, इतना स्लाइडली चेंज होगा कि पता ही नहीं चलेगा। 4.74 था, कितना बना 4.7 दिया। आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी अगर एक्यूरेट कर लेते तो ये इसकी वैल्यू कम आनी चाहिए थी। सो बहरहाल आपने एसिड डाल दिया था, एसिड के डालने से पहले उसका पीएच ये था और बाद में भी पीएच वही रहा, पीएच मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ? सो दिस इज व्हाट द बफर सॉल्यूशन वर्क। एसिड डालने से पीएच पर असर नहीं हो रहा है। और आपको मैंने 2 न्यूमेरिकल आज बता दिए थे, एक को फ्रेश ताज़ा बफर सॉल्यूशन बनाया, उसका पीएच फाइंड करने का तरीका। पीएच फाइंड करने के लिए ज़रूरी चीज़ हमारे पास क्या होना चाहिए? के हमारे पास लाजमी होनी चाहिए, और साथ साथ हमारे पास एसिटिक एसिड और सोडियम एसिड की अमाउंट होनी चाहिए। ये जो एसिटिक एसिड है ये एसिड का होगा और ये उसका साल्ट का होगा। ये वैल्यूज आप लोग पुट करते जाएंगे तो उससे आपको पहले हाइड्रोजन आयन की तादाद आ जाएगी, फिर पीएच के लिए नेगेटिव लॉग लगा ले, या फिर हेंडरसन हेजलबाक इक्वेशन लगा के पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड से साल्ट की अमाउंट आपको सवाल में दिया गया होगा, एसिड का अमाउंट भी आपको सवाल में दिया गया होगा, आप उसके साथ लॉग लगा दें और आंसर आपके पास आ जाएगा। सो ये एक बहुत बड़ा सा लेंथी लेक्चर इसलिए था क्योंकि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं करना चाहता था, सारा का सारा आज ही कनेक्ट हुआ, अदरवाइज इसको हाफ कर लेते, कल आपको समझ में नहीं आ जाता क्योंकि सारे के सारे कनेक्ट हो गए। ओके।